बुज़दार सरकार के खिलाफ कमर कस लेनी चाहिए। इन लोगों का कोई खातिर ख्वाह वोट बैंक ज़ात का नहीं है। उनका जो इदारों के मुखालिफ बयानिया है, वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन होगा 2023 में, नून लीग का वही होल्ड है जो 2019 में था कि ये एक आखिरी साल है जो पूरा उनको मिलेगा महंगाई का जिन। आप तमाम अफराद को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। और ट्रेंड्स पाकिस्तान की टीम की जानिब से आप तमाम अफराद को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज नए साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2022 और इसी मुनासिबत से हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाला साल पाकिस्तान के बड़े सियासी खिलाड़ियों के लिए क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है। इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के लिए आने वाले साल में क्या चैलेंजेस हैं जिनको उनको फेस करना है, उनको टैकल करना है और किस तरीके से वो इस नए साल को यूटिलाइज करते हुए अपने लिए कामयाबियां समेट सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस चीज के मुताबिक। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जिनके लिए बज़ाहिर, जिनकी हुकूमत के लिए बज़ाहिर कोई खतरा हमें नजर नहीं आ रहा। 2022 में ऐसा कोई एलिमेंट हमें नजर नहीं आता। अगर हम सियासी मुबस्सिरीन को सुने, हम सियासी पंडितों को सुने, तो हमें ये पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत को जो 2023 अगस्त में खत्म होनी है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा है, कहीं से कोई हवा चल रही है कि यह हुकूमत वक्त से पहले या इमरान खान वक्त से पहले चले जाएंगे, तो वो एलिमेंट तो खान साहब के लिए कोई खातिर ख्वाह एक परेशानी का एलिमेंट नहीं है। लेकिन 2023 के बाद जो इलेक्शंस हैं, जो 2023 अक्टूबर या नवंबर में होंगे, उनके लिए उस चीज के लिए खान साहब को बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। 5 मेजर चैलेंजेस हैं जो ट्रेंड्स पाकिस्तान की टीम ने पॉइंट आउट किए हैं। हम आपको एक एक करके वो सब बताते हैं। चैलेंज नंबर 1, आप सब जानते हैं इमरान खान की हुकूमत का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महंगाई का जिन। ये एक ऐसा जिन है जो कि पहले ही साल बेकाबू होना शुरू हो गया था और अब इस पीक पर पहुंच चुका है कि थड़ों में, घरों में, बाजारों में, चौक और चौराहों में इमरान खान साहब की हुकूमत का जो परसेप्शन है वो सिर्फ महंगाई की वजह से हिट हो रहा है। पंजाब में बज़ाहिर जो एक पॉजिटिविटी की वेव है वो आना शुरू हो गई है सेहत कार्ड की वजह से। जैसे केपीके में हुआ था कि जब सेहत कार्ड लॉन्च हुआ था उसकी पूरी आबादी के लिए 2016-17 में 2018 के इलेक्शंस को वो जितवाने के लिए बड़ा करामत साबित हुआ था। तो वो बात तो बिल्कुल सही है कि पंजाब में एक बहुत बड़ा ये पैकेज अनाउंस हो चुका है और उसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक और हमारा भी यही ख्याल है कि इस कदर महंगाई में इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट शायद इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए नाकाफी हो। तो इमरान खान को एड़ी चोटी का जोर लगाना है, उनकी पूरी टीम को सिंसेरिटी के साथ काम करना है और महंगाई का जिन जो है वो 2023 से पहले पहले इसी साल में 2022 में बोतल में वापस बंद करना है। याद रहे उनको कि ये एक आखिरी साल है जो पूरा उनको मिलेगा। 2023 के मिड में उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करके चली जाएगी। चैलेंज नंबर 1 फॉर इमरान खान, महंगाई को काबू करना। चैलेंज नंबर 2, पब्लिक परसेप्शन, खसूसन पंजाब में। इमरान खान साहब को अब आखिरी 1.25 साल 1.5 साल में जिस चीज पर बहुत ज्यादा काम करना है, जो एक चैलेंज के तौर पे उनके सामने खड़ा है, वो ये है कि वो पब्लिक परसेप्शन को, जो अवामी राय है, उसको किसी तरीके से अपने हक में करें। मीडिया जिस कदर इमरान खान साहब के खिलाफ है, सोशल मीडिया पे जिस तरह रियासत और हुकूमत के खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला है, उन तमाम चीजों को देखते हुए इमरान खान साहब को एक मजबूत और मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके से वो अवाम में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करें, स्पेशली खसूसन पंजाब में, क्योंकि पंजाब में जो वजीर आला उनके वसीम अकरम प्लस हैं, उस्मान बुज़दार साहब, वो और कोई काम कर रहे हो ना कर रहे हो, अपने आप को या अपने काम को बेचने में फिलहाल बिल्कुल नाकाम रहे हैं। तो दूसरा चैलेंज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि वो अवाम में अपना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट 2022 में क्रिएट करें।
तीसरा बड़ा चैलेंज, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सबसे बड़ा जो नारा लगाया था वो था एहतसाब का। अभी कुछ ही दिन पहले शेख रशीद साहब ने भी, जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब के नारे पर आई थी, लेकिन हम एहतसाब करने में नाकाम हो चुके हैं। आखिरी साल, आखिरी मौका है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कि वो कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अवाम को दें कि एहतसाब में कोई अचीवमेंट उनके नाम हो, किसी बड़े चोर, किसी बड़े डाकू को किसी तरीके से, कानूनी तरीके से जो वो कानून के शिकंजे में लाएं। एहतसाब के जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ बेचने को तहरीक इंसाफ के पास हो। और एक खामोश तूफान जो इस साल तहरीक इंसाफ का इंतजार कर रहा है वो है नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट। बहुत ही ट्रिकी काम है और बहुत बड़ा चैलेंज है एहतसाब के ज़मरे में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कि वो एक अनबाइस्ड, एक सिंसियर और नॉन करप्ट आदमी को नैब के चेयरमैन के तौर पर लेकर आए, ऑपोजिशन की, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कि वो एहतसाब के डोमेन में कोई एग्जाम्पल सेट करें। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज कहा जाता है पाकिस्तान में जो चौथा साल होता है वज़ीर आज़म के लिए, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट बात करते हुए ये इमरान खान साहब के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज 2022 में अपनी हुकूमत को बचाना है। बज़ाहिर हमने शुरू में भी कहा कि कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुख्तलिफ हलकों में जो हाल ही में नई चेंजिंग हुई हैं, कुछ पोस्टिंग्स हुई हैं, उनको देखते हुए, उनके मद्देनजर इमरान खान साहब को हर तरफ से अपने कान और आंखें खुली रखनी है और यह देखना है कि किस तरीके से उनको भी चौथे साल में कोई एग्जाम्पल ना सेट कर दिया जाए और वो अपना जो गोल रख रहे हैं कि मैंने पहला वज़ीर आज़म हूं 5 साल पूरे करने वाला, तो वो उस गोल को पहुंचे। चौथे साल में इमरान खान का चौथा चैलेंज, अब किसी किस्म की साजिश और अपनी हुकूमत को बचाएं। पांचवा और सबसे अहम चैलेंज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसी साल एक चैलेंज के तौर पर लेना पड़ेगा वो है अपने इलेक्टेबल्स, अपने नुमाइंदे चूज करना कि वो किन लोगों को कैंडिडेट के तौर पे 2023 के इलेक्शंस में उतारना चाह रहे हैं। 2013 में भी हमने देखा तहरीक इंसाफ ने बहुत लेट कर दिया टिकट्स देने में। 2018 में भी इसी तरह की बहुत सी मुश्किलात तहरीक इंसाफ को सामने आई थी कि इलेक्शन से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तक कैंडिडेट फाइनलाइज नहीं हुए थे। तो इमरान खान साहब को 2022 में ही यह होमवर्क करना पड़ेगा, ये तहरीक इंसाफ को स्टार्ट करना पड़ेगा काम कि वो 2023 में किस हल्के से किस कैंडिडेट को उतार रहे हैं। तो ये थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 5 बड़े चैलेंजेस जो उनको 2022 में फेस करने पड़े। अब बढ़ते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। जब वो 2019 में पाकिस्तान छोड़ के मेडिकल रीजंस के ऊपर लंदन गए थे तो बज़ाहिर एक तासुर पाया जा रहा था कि शायद वो नून लीग के ऊपर उस तरीके से कंट्रोल ना रख सकें, नून लीग का जो सपोर्टर है शायद वो उनसे नाराज हो जाए। लेकिन मियां साहब ने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के तहत वो तमाम जो तासुर थे उनको जाइल किया है। आज की तारीख में नून लीग का वही होल्ड है जो 2019 में था। नून लीग के सपोर्टर उसी तरीके से नून लीग को और मियां नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं जिस तरह 2019 में फॉलो करते थे। तो यह बात साबित कर दी मियां नवाज शरीफ ने कि वो लंदन बैठ के भी अपनी जमात को चला सकते हैं। लेकिन 2 बड़े चैलेंज 2022 में उनका इंतजार कर रहे हैं। पहला ये कि वो किसी भी किस्म की जज्बाती कैफियत से बाहर निकल के कोई जज्बाती फैसला ना कर ले, वापस आने का सोच समझ के फैसला करें कि कब और किन शराइत पर, अगर किसी किस्म की डील के वो ख्वाह हैं तो किन शराइत पर और किस किस्म की डील के ऊपर वो वापस आना चाहते हैं। जो वापस आने का टाइम है वो एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होगा मियां नवाज शरीफ को जो 2022 में जिनका उनको फैसला करना है। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो मियां नवाज शरीफ के सामने खड़ा है, जो अब सर उठाता जा रहा है और वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ को बैठकर सोचना है, जरा गौर और फिक्र करना है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान में किसके हाथ में देनी है। जो एक अंदरूनी रिफ्ट है, इख्तलाफात हैं नवाज शरीफ फैमिली यानी मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ फैमिली के दरमियान और उनके ग्रुप्स के दरमियान, जिस तरीके से सुबह शाहिद खाकान अब्बासी को बयान देते हैं, रात को उनका मोहम्मद जुबैर उनकी तरदीद कर देते हैं। तो इस किस्म की जो रिफ्ट है ये इलेक्शन ईयर से 1 साल पहले किसी भी जमात के लिए बहुत ही फेटल, बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है। कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज यह है कि उनको बिल आखिर 2022 में यह फैसला लेना है कि पाकिस्तान में उनकी जमात का फेस कौन होगा, उनकी जमात में फैसले कौन लेगा।
اور یہ بھی فیصلہ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا 2023 میں، تاکہ تقریباً اس کینڈیڈیٹ کو، خواہ وہ مریم نواز ہوں، وہ حمزہ شہباز ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، اس کینڈیڈیٹ کو اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے کم از کم 1.5 سال ضرور ملے۔ میاں نواز شریف کا دوسرا بڑا چیلنج نون لیگ کے اندرونی مسائل کو حل کرنا۔ تیسری سیاسی شخصیت جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ۔ ان کے لیے بھی 2022 کچھ چیلنجز لے کے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کو یہ ریئلائز کرنی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ان کا جو اداروں کے مخالف بیانیہ ہے وہ نہیں بک رہا۔ عوام میں بھی، عوامی حلقوں میں بھی اور مقتدر حلقوں میں بھی اگر آپ کو کسی قسم کی گیو اینڈ ٹیک کرنی ہے، انفارچونیٹلی جو پاکستان کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت ہے، تو آپ اس بیانیے کے ساتھ اپنی جماعت کو نہیں بیچ سکتے۔ مریم نواز صاحبہ کو اس سال میں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، اگر وہ چاہتی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کوئی اچھا پرفارم کرے 2023 کے الیکشنز میں، ان کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ پاکستان کی عوام کا اپنے اداروں کے ساتھ ایک انسیت اور عشق کا ایک جو معاملہ ہے وہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے آج تک ڈیمیج نہیں کیا۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو اداروں اور عوام کے درمیان جو بانڈ ہے اس کے درمیان میں نہیں آیا۔ تو ان کا یہ جو اداروں کے مخالف بیانیہ ہے یہ خاص طور خصوصاً پنجاب میں جو ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں کوئی خاص بک نہیں رہا۔ تو مریم نواز صاحبہ کو اس بیانیے کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔ یہ ہے 2022 میں ان کا پہلا چیلنج۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو مریم نواز کے سامنے کھڑا ہے 2022 میں وہ یہ ہے کہ اگر وہ 2023 میں خود کو وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ دیکھ رہی ہیں، اگر وہ 2023 میں MNA یا MPA کی نشست کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہتی ہیں، تو ان کو اپنے نیب کیسز سے جان چھڑوانی پڑے گی، ان کو اپنی نااہلی کو کالعدم قرار دلوانا پڑے گا، جس کے لیے بظاہر پاکستان کے قانونی جو طرز ہے اس کو دیکھیں تو 1.5 سال بڑا ہی کم عرصہ نظر لگتا ہے کہ ایک پوری پروسیڈنگ ہوگی، پہلے وہ ہائی کورٹ سے ہوگی، پھر وہ سپریم کورٹ سے ہوگی اور پھر اس کے اوپر سیل لگے گی۔ تو 1.5 سال کا عرصہ پاکستان کے جو سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے بڑا کم عرصہ لگ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کو یہ اچیو کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ 2023 میں کچھ پوزیشن لینا چاہتی ہیں، کوئی عوامی پوزیشن کے لیے الیکٹ کرنا، اپنے آپ کو الیکٹڈ دیکھنا چاہتی ہیں، تو ان کو 2023 کے الیکشن سے پہلے اسی سال اپنے نیب کیسز سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نکلنا پڑے گا۔ اور اگر ان کو ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا تو یہاں پہ آتا ہے ان کے لیے ایک اور چیلنج کہ ان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون کی اور ان کی سیاست کی بقا اسی میں ہے کہ وہ 2023 سے پہلے بڑی عقل مندی سے جو کمان ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں دے دیں، وہ نون لیگ کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پہ شہباز شریف صاحب کو خود دل سے تسلیم کر کے بٹھا دیں، تاکہ کسی قسم کا ریلیف ان کو، ان کے والد صاحب کو اور پوری جماعت کو 2023 کے الیکشنز میں ووٹس اور مقتدر حلقوں سے اپروول کی صورت میں مل سکے۔ اگر ایسا نہ کیا اور 2022 بھی جو رسی کشی ہے اس میں نکل گیا، شہباز شریف خاندان اور نواز شریف خاندان میں ایک ٹسل میں گزر گیا، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے 2023 ایک ڈراؤنے خواب سے بہتر نہیں ہوگا۔ اگلے جن ہم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز، جن کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پچھلے 3 سے 3.5 سالوں میں نظر آ رہی ہے کہ 2018 میں بھی مبینہ طور پہ سیاسی مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ مقتدر حلقوں نے ان کو اور انہوں نے اپنی سیاسی حیثیت کو جج کیا اور اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا کہ یہ میاں نواز شریف کی سپورٹ اور ان کے نام کے بغیر ان کا سپورٹ بیس کوئی خاطر خواہ زمین پر نہیں ہے۔ ووٹ بینک جو آن گراؤنڈ پنجاب میں ہے وہ میاں نواز شریف کے شکل کا، ان کی پرسنالٹی کا اور یا پھر ان کی فیملی کا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی خاطر خواہ ووٹ بینک ذات کا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو مریم نواز صاحبہ کا ایک اداروں کے خلاف بیانیہ ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور نون لیگ میں ایک نیا فریکشن بنائیں۔ تو یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے بظاہر کوئی آپشن نظر نہیں آتی۔ ایسے میں شہباز شریف صاحب کے سامنے 3 چیلنجز ہیں۔ چیلنج نمبر 1 کہ وہ میاں نواز شریف اپنے بڑے بھائی کو سمجھائیں کہ یہ اداروں کے مخالف جو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ہے اس کو ترک کریں اور وہ جماعت میں اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کریں، ڈرائیونگ سیٹ پہ آنے کی کوشش کریں، یہ ثابت کریں عوام کو بھی اور مقتدر حلقوں کو بھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 2023 میں وفاق کے لیے ایک بہتر آپشن ہے۔ شہباز شریف کا پہلا چیلنج اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنا۔
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का दूसरा बड़ा चैलेंज 2022 में अब बिल आखिर उनको बुजदार सरकार के खिलाफ कमर कस लेनी चाहिए। एक बड़ी ही मुज़ाहिका खेज हमें सिचुएशन नजर आई पिछले 3 सालों में कि उस्मान बुज़दार जैसे वीक चीफ मिनिस्टर, जिनको उनकी जमात से भी कोई खातिर ख्वाह सपोर्ट, उनके वोटर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, उनके खिलाफ हमजा शहबाज बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पंजाब कोई खातिर ख्वाह अपोजिशन नहीं कर सके। तो 2022 में अगर आपने पंजाब को रीगेन करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, तो आपको बुजदार हुकूमत के खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी, आपको आस्तीन चढ़ा के उनके पीछे जाना पड़ेगा और एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड अपोजिशन करनी पड़ेगी। दूसरा चैलेंज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए बुजदार हुकूमत को आड़े हाथों लेना। और तीसरा और सबसे खतरनाक चैलेंज 2022 में ही निपटाना पड़ेगा वो है नैब केसेस। जैसे नून लीग के ही मोहम्मद जुबैर ने हाल ही में कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल भी हमें नहीं पता। तो शहबाज शरीफ साहब को एड़ी चोटी का जोर लगा के नैब केसेस से जान छुड़वानी है कि यह ना हो कि 2023 के इलेक्शन से 4 दिन पहले वो भी नाअहल होते हों। तो इस किस्म की किसी सिचुएशन से बचने के लिए या तो शहबाज शरीफ को इंश्योर करना है कि वो इन तमाम केसेस को डिले करें, 2023 के बाद लेकर जाएं, या उससे पहले जान छुड़वाएं। तीसरा चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए नैब केसेस। सबसे आखिर में हम बात करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की, पीपल्स पार्टी की, जिनको हमें तो बज़ाहिर कोई बड़ा चैलेंज 2022 या 2023 में भी नजर नहीं आ रहा। काफी नीटली वो दोबारा 2023 में सिंध हुकूमत रीगेन करने में हमें कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल में पीडीएम के जरिए, पीडीएम को इस्तेमाल करते हुए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपने केसेस की लिवरेज ली है मुख्तदर हलकों से, जो बज़ाहिर मुबैना तौर पे कुछ सेटलमेंट करके वो बैकफुट पे गए हैं ऑपोजिशन की, वो बहुत ही एक मुफीद फैसला रहा उनके लिए। बहुत ही स्मूथली वो अपनी हुकूमत को चला रहे हैं और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी कोई ऐसी हमें चीज़, कोई एलिमेंट नजर नहीं आता जिसपे हम ये कह सकें कि सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को खतरा है। वो दोबारा बड़े आसानी से 2023 में इलेक्शंस में आ जाएंगे। 2 बड़े चैलेंजेस अगर हम देखें तो जो आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी को दरपेश हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है इदारों के साथ बनाकर, रियासती इदारों के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखकर एक होम्योपैथिक ऑपोजिशन करने की, पीडीएम के जो सख्त बयानियां जब पीडीएम ने लिया तब उससे अलग होकर जो दानिशमंदी का मुजाहिरा किया पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत के लिए, उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखना और बड़े अक्लमंदी के साथ इसी पॉलिसी के साथ इसी तरह की ऑपोजिशन को कंटिन्यू रखना कि ना उन पर तहरीक इंसाफ के हामी होने का कोई इल्जाम लग रहा है और ना ही उनकी हुकूमत और उनके सियासत को कोई खतरा है। तो बड़ी दानिशमंदी के साथ पीपल्स पार्टी चल रही है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो अपनी इसी पाथ को फॉलो करते रहें। तो पीपल्स पार्टी के लिए बज़ाहिर जो वो जिस किस्म के कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, उनके लिए बज़ाहिर चैलेंज यही नजर आता है कि वो इसी कंफर्टेबल पोजीशन में रहें और आसिफ जरदारी की जो मफाहमती पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करते हुए 2023 में भी सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर लें। दूसरा चैलेंज जो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के सामने नजर आ रहा है हमें, वो ये है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कराची और हैदराबाद के जो इलाके हैं उधर अपनी पीपल्स पार्टी को रीस्ट्रेंथन करने की, क्योंकि कराची बहुत ज्यादा मायूस है एनक्यूएम से भी और तहरीक इंसाफ को जो उसने भारी मैंडेट दिया था, और तहरीक इंसाफ वहां पे किसी किस्म का कोई इंप्रेशन कायम नहीं कर सकी, कोई डिलीवर नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा रूम है कि वो दोबारा से कराची के और उसके इर्द गिर्द जो शहर हैं वहां से अपने आप को स्ट्रेंथन करें, वहां से चंद सीटें निकाल के अपनी जो सिंध की हुकूमत 2023 में बनेगी जो एक्सपेक्टेड है उसको मजीद ऑथेंटिसिटी मिले, उसको मजीद स्ट्रांग रखे। कराची और उसके गिरदोनवाज से नशिस्तें निकालना और उधर अपनी सियासत को मजबूत करना है पीपल्स पार्टी का दूसरा चैलेंज। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। किसी टॉपिक के बारे में हमसे बात करवाना चाहते हैं, आगाह होना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पे जाके आप डीएम कर सकते हैं। दुआ करते हैं कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और कामयाबियों का एक नया बाब खोले और पूरे पाकिस्तान की सलामती के लिए ये एक तारीखी साल हो। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने ज़मान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।